नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। मोदी सरकार के शासन में जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी 14 तारीख से सड़कों पर उतरने वाले हैं, जिससे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की वाईएसआर तेलंगाना पार्टी प्रमुख वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। कल ये खबर आप लोगों ने देख ली थी। और राहुल गांधी को वो चाहती हैं कि वो प्रधानमंत्री बना पाएं, क्योंकि उनके पिता का सपना था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखें। वाईएस रेड्डी, जो पहले कांग्रेस पार्टी से ही और एक लंबा वक्त और बहुत ही ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते रहे, मुख्यमंत्री थे अविभाजित आंध्र प्रदेश के। दक्षिण में कांग्रेस अब और मजबूत हो गई है। तो इधर पश्चिम बंगाल में आज एक ऐसा वाकया हुआ जिससे सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए जनता ने क्या अब सड़कों पर उतरने की शुरुआत कर दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर ईडी के अधिकारी राशन वितरण मामले की जांच को लेकर छापा मारने पहुंचे थे। और इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों और उनके साथ आए केंद्रीय बलों के जवानों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, उसके अधिकारी किसी तरह वहां से दूसरे वाहनों में खुद को बचाकर निकल पाए। आप ये तमाम विजुअल्स देख रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, चोटें आई, ये सब आप विजुअल्स में देख रहे हैं। और दरअसल दोस्तों, संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर इस तरह का कोई भी हमला सही नहीं कहा जा सकता है और इसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर लोगों का गुस्सा ईडी के अधिकारियों पर भड़का या फिर मोदी सरकार के लिए यह नाराजगी थी जो ड्यूटी कर रहे लोगों पर निकाली गई है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार पर कई इल्जाम लगातार लग रहे हैं और उन्हीं में से एक आरोप यह है कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक मकसद के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारी महत्वपूर्ण एजेंसियां अब मोदी और उनकी सरकार की जेबी संस्थाएं बन गई हैं। मोदी सरकार ने इन संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को चोट पहुंचाई है और इसी का परिणाम आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं। अब चाहे राज्यपाल इस पर सख्ती दिखाएं या कोई और राजनीतिक बयानबाजी हो, उसके बाद से कई सारे राजनीतिक बयानबाजी हो भी रही हैं। कांग्रेस की तरफ से भी अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बात रखी है, तो बीजेपी सीधे ममता सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोदी सरकार के कारण ये नौबत आई है। पूरे देश में जहां भी चुनाव होते हैं, ईडी सक्रिय दिखती है। मोदी सरकार का जो लोग विरोध करते हैं उन्हें जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ता है। कल आप दिन भर खबर देख रहे थे, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, यही बातें हो रही थी। दरअसल इस तरह तो केवल राजनीतिक विरोधियों से निपटा जा सकता है दोस्तों, भ्रष्टाचार से नहीं निपटा जा सकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। और इसीलिए शायद अब राहुल गांधी न्याय दिलवाने के लिए फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। कल हमने यहां बताया था कि यात्रा का रूट मैप तैयार है और किन किन राज्यों से ये यात्रा निकलने वाली है, तमाम जो रूट मैप है वो हम आप तक रखे थे। अगर हो तो आज भी अभी भी रख सकते हैं, स्क्रीन पर ले आइए। ये देखिए, ये रूट मैप तैयार है मणिपुर से। अब ये 15 राज्यों से ये यात्रा निकलेगी। पहले 14 राज्यों की बात थी। इसमें 2 परिवर्तन है। पहले कहा गया था ये भारत न्याय यात्रा होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। देख लीजिए, स्क्रीन पर ऑलरेडी है। और दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है कि इसमें अब अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ दिया गया है। इस प्रकार अब कुल राज्यों की संख्या 15 हो गई है और 66 या 67 डेज, 66-67 दिनों की ये यात्रा होगी और 6713 किलोमीटर की यात्रा होगी। और ये सब कुछ हमने कल भी आपके सामने रखा था। कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से भी ज्यादा असरकारी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने वाली है, क्योंकि ये यात्रा उत्तर से पूर्वोत्तर, उत्तर के पूर्वोत्तर से, या कहें तो पूर्वोत्तर से, पूरब से पश्चिम की तरफ आएगी, उत्तर होते हुए, जिसमें बीजेपी ज्यादा मजबूत है। और ऐसे में इस बार राहुल गांधी का फोकस उन राज्यों पर ज्यादा है जहां पिछले चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर था। कई राज्यों में तब कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार सारे समीकरण बदल सकते हैं। अब तो इंडिया के दल जिन राज्यों में हैं वहां से भी ये यात्रा गुजरेगी, तो जाहिर है कि इससे कांग्रेस और इंडिया दोनों मजबूत होंगे।
तो एक तरफ राहुल सड़कों पर होंगे तो वहीं दूसरी तरफ ईडी और ईवीएम के खिलाफ लोग सड़कों पर आ ही गए हैं। आज ही दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से चुनाव आयोग मुख्यालय तक देश के वरिष्ठ वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है। शाम के 4 बजे ये विजुअल्स आप देख रहे हैं और चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि हमें आप 50 ईवीएम दीजिए, हम मिनटों में उसे हैक करके दिखा देंगे। आइए जरा सुनते हैं वकीलों ने क्या कुछ कहा है। महमूद प्राचा हैं और भानु प्रताप हैं, तमाम ये दोनों वकील आजू बाजू में दिखाई दे रहे हैं। जरा सुनते हैं बारी बारी से क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, सुनिए। पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही। ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते हैं, पत्रकारों के बीच में दिखाते हैं ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि तैयार है, चाहे चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल न खुल जाए, ईवीएम की धांधली न खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाए। और चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं चुनाव खुली चुनौतियां। तो भानु प्रताप सीनियर वकील हैं और इनके अलावा इनके बगल में महमूद प्राचा हैं, उनको भी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनाइए। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं हमें किसी भी हालत में रोकने की, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है। चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम देना चाहती है। अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हमें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी बंधक बना के रखा है। हम ये बंधक नहीं बनने देंगे चुनाव आयोग को। हम ईवीएम लेंगे, किसी हालत में लेंगे, हर हालत में लेंगे और चुनाव किसी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा देश से वादा है। पूरी दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा पाएगी। हम ये देश से वादा कर रहे हैं। कोई नहीं, अभी 50 मीटर भी नहीं हुए। मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल बंद कर दें तो देश की जनता उन्हें एक भी वोट नहीं देगी। इसीलिए तो ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं वो, ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं वो, कोई जनता से इलेक्शन नहीं जीतते हैं वो। ये समझ लीजिए बात। आज हम देश की सारी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, आप लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना, क्योंकि ईवीएम सबसे बड़ा धोखा है। अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो मोदी जी इस देश को पुलिस राज बना देंगे, इस देश की सब अर्थव्यवस्था लूट के अडानी के हाथ में दे देंगे, पूरे देश को लूट के खा जाएंगे आरएसएस और बीजेपी वाले लोग। तो सुन रहे थे आप देश के वरिष्ठ वकीलों की अपनी बात, राय। ये जा रहे थे पटियाला हाउस कोर्ट गेट नंबर 4 से निकले इलेक्शन कमीशन मुख्यालय के लिए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह बढ़ रही है मोदी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी और कैसे सड़कों पर आ रहे हैं लोग। क्या 2024 बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल होने जा रहा है? अभी आप देखें, पहली तारीख से ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पे थे और अभी भी उनकी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत जगह उनकी स्ट्राइक चल रही है और असम में तो इन लोगों ने 2 दिनों की हड़ताल का आह्वान कर दिया है। तो एक तरफ ट्रक ड्राइवर हैं, दूसरी तरफ ईडी के खिलाफ लोग सड़कों पे हैं, तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ भी लोग सड़कों पे हैं और कल दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन होना है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ ड्राइवर्स, खासकर ट्रक ड्राइवर्स का जो प्रदर्शन है वो भी जारी है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस देश में और इसलिए हम यहाँ समझना चाहते हैं कि क्या सड़कों पे जैसे लोग निकल के आ रहे हैं उससे आने वाले समय में राजनीति की दिशा क्या होगी। चलिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा मीनू जी आपके पास ही आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए मीनू जी इसको? सड़कों पे लोग, पश्चिम बंगाल में लोग सड़क पे निकल के आ गए ईडी के खिलाफ। ईडी के विजुअल्स आप देख रही थी, ईडी के अधिकारियों के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। आखिर ऐसी नौबत पहुंच क्यों रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देश
में ये जो अव्यवस्था का आलम है, ये अगर और गहराता है तो देश किस दिशा में जा सकता है, एक गंभीर चिंता का विषय है। सड़कों पे दिल्ली में भी लोग हैं, सड़कों पे पश्चिम बंगाल में भी लोग हैं, सड़कों पे वो लोग भी हैं जो सड़क पे लेकर गाड़ियां लेकर निकलते हैं, और किसान भी जल्दी ही सड़क पे आने वाले हैं। तो मोदी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी का आलम है, इससे देश की सियासी तस्वीर क्या कुछ होने जा रही है, इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। ओपनिंग कमेंट आपसे। जी जो आपने 2-3 घटनाओं का जो आपने विजुअल्स दिखाए, तो जिसको लोहिया जी की भाषा में कहा जाता है कि भी सड़कें गर्म कर रहे हैं। जो पब्लिक है उसमें जो अवेयरनेस जिन लोगों के अंदर आ गई है, तो वो जो है सड़कें गर्म कर रहे हैं। जो भी कुछ ये जो ईवीएम के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ या जो यहाँ पे अरेस्ट वगैरह आपने दिखाई हैं, वो उसी का एक नतीजा है। देखिए, अगर सड़क पे आके जनता ने आवाज उठाई तो उसका कुछ ना कुछ नतीजे तक वो जरूर पहुंचेगी वो चीजें। और जो ईवीएम का मुद्दा, जो मैं सबसे पहले उस पर बोल दूं कि इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी था, और आज सड़क पे जो आवाज उठाई गई है और आपने भी इसको दिखाया है विजुअल्स, तो लोगों तक पहुंचे, और ताकि वो भी अपने अपने इलाकों में इस तरह की आवाज उठाएं और आसपास अपने लोगों को अवेयर करें। तो इसी तरीके से अवेयरनेस फैलेगी कि कुछ लोगों ने दिल्ली में आवाज उठाई है, तो हमें भी अपने इलाके में आवाज उठानी चाहिए और इस बात पे लोग संगठित हों। तो आगे अगर ये मोमेंटम पकड़ता है ये आंदोलन, तो वो आगे काम आएगी। अब पैदा की हुई अवेयरनेस उसको बाद में एक बड़े जन आंदोलन का रूप देगी जो देशव्यापी हो सकता है। दूसरी बात, आपके बंगाल के बारे में आपने कहा, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सरकारी कर्मचारी के उसके काम में बाधा डालना अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, वो अपराध है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या रहा है वहां पे एक संस्था का, सरकारी संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और आपने इतना भयंकर दुरुपयोग किया है कि लोगों ने डरना बंद कर दिया उससे। मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्रियों का नाम मैं लूं या नहीं लूं, केजरीवाल हैं या और जो हेमंत सोरेन है, वो उन्होंने यही इंप्रेशन आया कि डरना बंद कर दिया है उन्होंने। और दूसरी बात जो ये बंगाल में हुआ है, देखिए, आप इतना भी मत डराइए पब्लिक को कि वो डरना ही बंद कर दे, और जब डरना बंद कर दे तो हथियार उठा ले या मारपीट में उतारू हो जाए। ये आपका ही क्या धरा है, जो आपकी वेंडेटा पॉलिटिक्स है, जो आप प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, ये उसका जवाब जनता दे रही है। उन्होंने हिंसा के जरिए दे दिया, नहीं तो मतदान के जरिए भी दे सकते थे, और वो देंगे, ये दिखा रहा है। ये जो प्रतिरोध है, जो हिंसक प्रतिरोध हुआ है, ये दिखा रहा है कि वहां से जवाब नेगेटिव में मिलेगा केंद्र सरकार को या भाजपा को। तो वो आपने जो ये नई कल्चर शुरू की है कि आप जो भी जरा भी आपको लगे कि ये आपके विरोध में जा रहा है या आपके काम का है या आप उससे डिफेक्शन करवाना चाहते हैं, दल बदल करवाना चाहते हैं, किसी तरह का दबाव डालना चाहते हैं, तो आप उठा के सरकारी संस्था, इसको ईडी आजकल इन्होंने सबसे बड़ा हथियार बनाया हुआ है, भेज देते हैं। लेकिन उसको ईडी जैसी संस्था को एक मजाक का विषय बन गया है। अभी लोग आपस में भी हंसी ठिठोली करते हैं, अरे भाई ज्यादा मत बोल, ईडी आ जाएगी तेरे पीछे। तो इतनी हंसी हो गई है उस संस्था की, तो उसमें लगता है कि आप, चलिए मैं कहती हूँ, आप विपक्ष के भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं, करिए, लेकिन उसमें सेलेक्टिव क्यों होते हैं? जिस विपक्षी, वही जो बार बार कही जा रही है बात कि अगर वो विपक्षी आपके पाले में आ जाता है तो वो सारी कार्यवाही ईडी की बंद हो जाती है। तो इससे ये मैसेज सीधा सीधा जाता है, मूर्ख को भी समझ में आता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ये सरकार जो है प्रतिशोध की राजनीति के लिए या चुनाव जीतने के लिए, और फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आने तक इस देश के सभी नेता ईडी के वजह से या कोई और वजह से जेल की सलाखों के पीछे कर दिए जाएंगे। इनके पास बहुत सारे हथियार हैं, किसी को पेगासस लगाएंगे, किसी को बुलडोजर लगाएंगे, जो इनको, जिस नेता के ऊपर जो हथियार माकूल बैठेगा उसका इस्तेमाल करके ये सबको अंदर कर देंगे। तो जो आज पश्चिम बंगाल में हुआ है, देखिए, मुझे ऐसी आशंका है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा इनका बेरोक टोक, बेखटके, अनियंत्रित इस ईडी का दुरुपयोग, तो इस तरह की घटनाएं, राजीव जी, ये हिंसक जो प्रतिरोध विरोध हुआ है वो और जगह भी देखने में आएगा, क्योंकि इसको देख के हिम्मत बढ़ती है लोगों की, इस माहौल, इस आलम को जो अब दृश्य दिखाई दे रहा है कि अब इनको हमें ही सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, विपक्ष के नेताओं के तो बस में नहीं है इनको सबक सिखाना, वो तो इस तरह की प्रतिरोध नहीं कर सकते, लेकिन जनता करेगी। अगर आप नहीं मानेंगे
तो आप किसी भी संस्था का, संवैधानिक संस्था का एक सही मायने में उपयोग कीजिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं हैं जितनी भी, चाहे वो स्वायत्त संस्थाएं हो चाहे कोई भी हो, वो सब का दुरुपयोग और सब दबाव में है, सब ही दबाव में है। और जो आज का जो ये नजारा है, आप इसमें ब्लेम कर दीजिए पश्चिम बंगाल के जो जहां पे हुआ है उनको कि गलत किया है, लेकिन आप सोशल मीडिया में देखिए, इन जनरल परसेप्शन ये है, लोग यही लिख रहे हैं कि सही हुआ है जो भी हुआ है। तो ये मेरा यही कहना होगा फर्स्ट राउंड में। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, चाहे सीबीआई, ये तमाम संस्थाएं जो हैं वो अपना काम कर रही हैं जिस भी ढंग से कहें, लेकिन दूसरी तरफ उसका विरोध भी हो रहा है। और इसका विरोध क्यों हो रहा है ये सोचने की बात है। और अगर विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो कानून है उसको हाथ में तो ले ही रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? और यहां से ही सत्ता के विरोध की आवाज जो है वो ज्यादा तेज होती है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ये अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ईडी का विरोध इस ढंग से नहीं होता था, भले वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो कि वेस्ट बंगाल हो, कोई भी राज्य हो, लेकिन वेस्ट बंगाल में हुआ, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनकी एमएलए हैं शाहजहां, और उनके घर पर छापा और उसके लिए जो आए, जो कुछ भी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ यही नहीं हो रहा है, विरोध के कई अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने देख लिया ईवीएम को लेकर इसी दिल्ली में वो उनको गिरफ्तार किया गया, कल भी प्रदर्शन है इसी दिल्ली में है। और उसके अलावा ड्राइवरों का देख रहे हैं, किसानों का देख रहे हैं, युवाओं का देख रहे हैं, अग्निवीर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आने वाले समय में जितने विरोध प्रदर्शन हैं, इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश भी होगी। जब जब दबाए जाएंगे, सप्रेस करने की कोशिश होगी, तो देश की राजनीति एक दिशा बदलेगी। कैसे आप इसको देखते हैं? और खासकर जो कुछ बंगाल में हुआ है, वहां से क्या संदेश मिलता है? देखिए राजीव जी, हमारा देश पिछले कई सालों से एक अजीब से उद्वेलन का शिकार है। पूरा समाज छोटी छोटी बातों पर उबलता रहता है और इसके पीछे सरकार, सत्ता में बैठे लोग, उनकी रीति नीति, उनकी बोली बानी, उनकी कथनी करने का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पहले जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सरकारी इकाइयां हैं, विभाग हैं, एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग नहीं होता था। तब इतना भर होता रहा होगा जितना आटे में नमक, लेकिन अब तो नमक ही नमक है, आटा तो चुटकी भर बचा है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी स्वायत्तशासी इकाइयां हैं, वे सब सत्ता का औजार बन गई हैं। केंद्र में जो सत्ता है उन सबको वो अपनी लाठी से हाँक रही है और दुश्मनों को, दुश्मन शब्द का ही इस्तेमाल करूंगा, भारत की राजनीति में प्रतिपक्षी को, विपक्ष को, अपने से असहमत लोगों को, अपने से असहमत मत भिन्नता वाले सामाजिक संगठनों को, लोगों को दुश्मन बना दिया गया है। सत्ता और उसके समर्थक हर व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखते हैं, चाहे कोई आंदोलन करने वाला संगठन हो, किसान हो, मजदूर हो, खिलाड़ी हो, पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो। और इन सबको रोकने के लिए, इन पर अंकुश लगाने के लिए जो सरकार के हाथ में पहने नुकीले औजार हैं, उनमें ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये सारे विभाग और संस्थाएं जिनका काम है सरकार से इतर स्वतंत्र रूप से अपना काम करना और पूरी विनम्रता से जो सबसे बड़ा पाया है लोकतंत्र का, न्यायपालिका, उसे भी इसमें जोड़ दीजिए। अब वहां से भी अब न्याय की आशा लोगों को नहीं रही है। तो जब सत्ता इस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग करती है तो उसका परिणाम वही होता है जो आज पश्चिम बंगाल में हुआ। मैं और आप, हम सब इस पटल पर जितने लोग हैं, अभी मीनू जी ने भी कहा, हम में से कोई भी हिंसा की हिमायत नहीं कर सकता। हम में से कोई नहीं कहेगा कि सरकारी विभागों को, सरकारी अफसरों को, चाहे वो मामूली सिपाही हो पुलिस का, चाहे वो स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, किसी के साथ भी ऐसी हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन यहां तक नौबत आई कैसे?
नौबत इसलिए आई है, उसको भी हम एक बार जांच लेते हैं राजीव जी। कई बार ये आंकड़े आ चुके हैं, कई बार प्रशांत जी गिना चुके हैं कि ईडी ने अब तक पिछले 9 साल में कितने छापे मारे, कितने लोगों पर कार्रवाई की। उसका अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 95% लोग इन एजेंसियों के जो शिकार हुए हैं वे विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष से संबंधित लोग हैं, चाहे वे व्यापारी हों, अधिकारी हों या गैर भाजपा शासित राज्यों में पार्टी के पदाधिकारी, विपक्ष के मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी हों। अच्छा, जितने लोगों पर कार्रवाई होती है उनमें सजा का अनुपात कितना है वो भी हम देखते हैं कि कितने लोगों को पनिशमेंट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली। उसमें भी दिखता है कि अंत में जाके ये कार्रवाइयां विफल हो जाती हैं। तो जब सरकार ही इस तरह से इन्हें हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगी, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाने की कोशिश करेगी, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। खासतौर से अब चुनावी वर्ष है राजीव जी, दिन, महीने, घंटे ही बाकी हैं लोकसभा चुनाव में। बीजेपी के सामने, मोदी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें एक बड़ी चुनौती इंडिया नाम का गठबंधन है। तो अब निशाने पर वे सारे लोग हैं जो इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं या शामिल हैं, आगे चुनौती बन सकते हैं। तो सरकार की ये कार्रवाइयां बढ़ेंगी तो जन आक्रोश भी बढ़ेगा। अब इसकी परीक्षा जनता को भी देनी है, वो कब तक आंख मीचकर अंधभक्ति में लीन होकर गुण दोष के आधार पर सत्य और असत्य के बीच भेद नहीं करेगी, कब तक वो ये नहीं देखेगी कि सरकार और सरकार में बैठे लोग किस तरह दुभांति करते हैं, किस तरह भेदभाव करते हैं। कानून का डंडा नाम देखकर, सरनेम देखकर, दाढ़ी मूछ देखकर जब चलता है तो धीरे धीरे बहुसंख्यक समाज को भी एक ना एक दिन तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो जिस तरह के निजाम में रह रहा है अंततः उसका शिकार उसे भी होना है, सबका नंबर आएगा। तो राजीव जी, मैं समझता हूं कि अब जनता के ऊपर भी छोड़ना चाहिए, उसको भी अब देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ मंदिर के नाम पर झांझ मजीरे बजाती रहे या ये भी देखे कि जो लोग मंदिर परोस रहे हैं, जो उंगली पकड़कर अचकन पहने हुए, कोई शेरवानी पहने हुए सज्जन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उंगली पकड़कर किसी घर में ले जा रहे हैं, क्या वे सचमुच देश का भला कर रहे हैं या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं? ये सोचने की जिम्मेदारी अब देश की है। हम और आप तो आवाज लगा सकते हैं, उस आवाज लगा रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, सोचने की जिम्मेदारी देश की है, देश की जनता की है। लेकिन देश की जनता अब शायद थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन जाग रही है, और जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश भी है सत्ता पक्ष पे। और दबाव अगर सत्ता पक्ष पे रहता है तभी तो सत्ता पक्ष अच्छे से चुस्त दुरुस्त होकर अपना काम कर पाता है। तो क्या यहाँ आने वाले चुनाव में सत्ता पक्ष जो है वो खुद को जस्टिफाई कर पाएगा? बड़ा सवाल है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है उसको अगर देखा जाए, चाहे ईडी के ऊपर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के ऊपर हमला हो या फिर इसकी नौबत आई क्यों, एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो या ऐसी जांच एजेंसियां, इन पर विश्वास खोता, ये खुद विश्वास खोते जा रहे हैं अपने देश के नागरिकों से। वो नागरिक बाहर निकलकर क्यों इनके खिलाफ हो गए हैं? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सत्ता पक्ष है वो क्या कुछ कर रहा है? दबाने की कोशिश जो अभी आप ईवीएम के लिए जो देश के वरिष्ठ वकीलों को आप देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुझे अभी गिरफ्तार किया जा रहा है, और कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं जनता से कि आप कभी भी ईवीएम से मत वोट देना। एक बार फिर से जरा दिखाइए, भानु प्रताप जी जो बात कर रहे थे, जरा एक बार फिर से ले आइए स्क्रीन पे, और फिर उसके बाद आता हूं प्रशांत टंडन जी के पास में और समझते हैं। जरा एक बार ले आइए जो वकीलों का जो आंदोलन चल रहा है, भानु प्रताप। हाँ, पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही। ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है, और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते हैं, पत्रकारों के बीच में दिखाते हैं ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि तैयार है, चाहे चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाए। और चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं, सरकार को भी खुली चुनौतियां। प्रशांत जी, ईवीएम को लेकर बहुत चर्चा हुई और चर्चा अभी जारी रहेगी, क्या कुछ कहेंगे इस सबको देख के? जी राजीव जी,
ईवीएम पे मैं बात करूं क्योंकि जो चर्चा चल रही थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर, तो उसमें एक घटनाक्रम की चर्चा करना चाह रहा हूं। जी। राजीव जी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के गुर्गे की तरह काम करने लगा। वसूली गैंग, राजस्थान और तमिलनाडु में हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से नोटों के जखीरे ईडी के अधिकारियों के पास मिले, वो ब्लैकमेल कर रहे थे। और अभी जो खबर आई है तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट से, शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आ रही है कि 2 दलित किसान जिनके बैंक में, राजीव जी यकीन नहीं मानेंगे आप, कि 450 रुपए, वो गरीब दलित किसान जिनके बैंक के खाते में 450 रुपए सरकार के दिए हुए चावल पे उनका गुजारा चलता है। बुजुर्ग हैं, खेती नहीं कर सकते, वो उनको ईडी का नोटिस गया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसके बैंक में 450 रुपए है, जो 70-80 साल का बुजुर्ग है, कि दलित है, किसान है, गरीब है, सरकार के अनाज पर आश्रित है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नोटिस भेजा ईडी ने। क्यों भेजा? उनकी जमीन पर निगाह स्थानीय बीजेपी के नेता की है, लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। तो बीजेपी के नेता इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपने गुर्गों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जमीन कब्जे के लिए। जी। आज के इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी लंबी खबर इस बारे में छपी है, देखी जा सकती है। जी। शर्मसार करने वाली तस्वीर है वो गरीब किसान, दलित किसान, जिनके पास पैसा नहीं है, 1000 रुपये महीना की पेंशन मिलती है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अडानी जी घूम रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट को मेरिट नहीं दिखाई देता है, लेकिन गरीब किसान जो है वो नहीं रह सकता इस देश में। तो बहुत ही शर्मनाक है। और ये जनता गुस्सा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जायज़ है, लेकिन ये कि गुस्सा तो आएगा लोगों को। आप सोचिए वहाँ के गरीब किसानों पर क्या बीतेगी। 50,000 रुपए का लोन लिया राजीव जी, जमीन गिरवी रख के उन किसानों ने ईडी का मुकदमा लड़ने को। 250 किलोमीटर दूर चेन्नई से रहते हैं, सलेम में। वो शर्मनाक है, इस देश के लिए शर्मनाक है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए शर्मनाक है कि इतनी बड़ी संस्था वो मोनू मानेसर की तरह काम कर रही है। अब जहां तक बात है ईवीएम की, देखिए ईवीएम पे लगातार चर्चा है। ईवीएम पे बिल्कुल शक की आप उसको हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकते जब तक कि वो जो बैलेट पेपर है वो हमारे हाथ में नहीं आता। 3-4 प्रमुख बातें हैं। ईवीएम का डिप्लॉयमेंट इलेक्शन कमीशन नहीं करता है। जिला मुख्यालय में ईवीएम रखी हुई, कौन सी ईवीएम किस पोलिंग स्टेशन में जाएगी, इसका डिप्लॉयमेंट इलेक्शन कमीशन नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन तय नहीं करता है कि ये ईवीएम इस पोलिंग बूथ में जाएगी। ये जो ईवीएम की कंपनी है, जिसकी कंपनी है ECIL या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो और जिला मुख्यालय तय करता है। अब बीजेपी शासित राज्यों में इस वक्त जब चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में, वहां पर जिनकी भी सरकारें हैं, उन सरकारों के अधीन जो अधिकारी हैं उनके कब्जे में ईवीएम है। वो कितना निष्पक्ष है हम सब जानते हैं। निष्पक्षता रोज देख रहे हैं। ईडी जैसे संस्थान की निष्पक्षता हम देख रहे हैं। तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अभी परसों ही तो आप बात सुना रहे थे, जो औकात वगैरह की बात कर रहे थे जी, उनके कब्जे में ईवीएम है। सोचिए आप, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि
माइनॉरिटीज के लोगों को वोट नहीं देने दे रहा था मध्य प्रदेश में, उसके कब्जे में ईवीएम है। तो इसकी निष्पक्षता जो है वो बहुत संदेह के घेरे में है कि ईवीएम का डिप्लॉयमेंट इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी जो पर्ची है, जब तक वो मतदाता के हाथ में नहीं है तब तक जो है वो ईवीएम संदेह घेरे में रहेगी। मतदाता अपनी पर्ची डाले बक्से में, वो काउंट हो। जिसको देखिए, ईवीएम से आपको बड़ी मोहब्बत है मशीन से, आप उसको कलेजे से लगाए रखें। जी। हम बतौर नागरिक सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो जो पर्ची निकल रही है वीवीपैट की, वो आप हमको दे दें और हम उसको फोल्ड करके, जैसा बैलेट पेपर की तरह होता था, उसको हम बक्से में डालें और उसकी काउंटिंग हो। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो आसान सा काम है। आप ईवीएम को लगाए रखें अपने कलेजे से, मशीन से अगर आपको मोहब्बत है तो। राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ईवीएम पे आज चुनाव आयोग का बयान भी आया है, सफाई आई है, स्पष्टीकरण। कहना है कि अभी तक वीवीपैट से जितने भी पर्ची निकले हैं और काउंटिंग हुई है उसमें एक भी गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए ईवीएम के ऊपर शक करना बिल्कुल ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, ये कहना है चुनाव आयोग का। आज ही बयान आया है क्योंकि अब चुनाव आयोग को घेरने की जो कोशिश हो रही थी, जिसमें गिरफ्तार कर लिए गए तमाम प्रदर्शनकारी वकील और सामाजिक कार्यकर्ता, जिनकी तस्वीर आप देख रहे थे, जिनके विजुअल्स और जिनकी बाइट आपको हम सुना रहे थे, जिसमें देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, तमाम लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं और उस पर चुनाव आयोग का बयान आया है और वो बयान वैसा ही रहा है जैसा हमेशा आता रहा है। अनिल सिन्हा जी, आपके पास आना चाहता हूँ। एक तरफ ईवीएम है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना में जो हमने देखा ईडी को लेकर। यहाँ से देखिए, अभी 2 घटना घटी थी जिसमें ईडी के अधिकारी, एक तो राजस्थान में ही ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, लेकिन अब ईडी के अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर अगर पीटा जाए, खदेड़ा जाए, तो कुछ तो गड़बड़ है इस देश में। या तो ईडी के अधिकारियों में गड़बड़ी है या देश की जनता में है, और इसको उस हिसाब से देखा जाए। जरा समीक्षा चाहता हूं इस पे, इसलिए क्योंकि यहां से देश की राजनीति कहीं ना कहीं संचालित होती है। ईडी भी संचालित कर रहा है देश की राजनीति को और उधर जनता भी कर रही है। जनता तो करती ही है, इसलिए अगर उसमें ईडी सीबीआई, कभी सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था यूपीए की सरकार में, इसलिए भी जरूरी है कि इसकी समीक्षा हो और इसके अंदर तक जाया जाए, समझा जाए कि क्या अब ऐसे ही संचालित होती रहेगी देश की राजनीति, या हाथ में कुछ और आएगा जहां हम वोट देंगे, हमारा वोट जो है वो वहीं जाएगा जिसको हम वोट देके आए हैं। अनिल सिन्हा साहब, है उसमें मैं तो आपको कहूंगा क्या कि बीजेपी जो जिस तरह से कर रही है इस्तेमाल, वो तो एक अलग पक्ष है, लेकिन सबसे बड़ा है कि जो इंस्टीट्यूशंस को उसको डिवैल्यू कर देना, उसका वैल्यू नहीं रहने देना, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ईडी पे के लोगों को खदेड़ना, लोगों को मारना। पहले आपको ध्यान होगा कि अगर पुलिस आ गई घर पे तो या सीबीआई वगैरह का कहीं रेड होता था तो लोगों को मतलब सोचना पड़ता था कि भाई ये सीबीआई की रेड हो रही है, तो जो सैंक्टिटी है, उसकी इंटेग्रिटी है इंस्टीट्यूशंस की, वो मैं चिंता इस बात की तो मुझको है ही कि किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो एजेंसियां अपने को इस्तेमाल करने के लिए इस तरह से अपने को प्रस्तुत कर दी है उन्होंने अपने को उनके पास में। लेकिन उससे बड़ी बात है क्या कि जो इकबाल है स्टेट का फेलियर, और उसको ये करना, और ये स्टेट को फेल करा रही है बीजेपी ये करके। ये सिर्फ इस्तेमाल तक का मामला नहीं है, क्योंकि आप देखिए, और उसको मुझको मतलब कि देखिए कि बड़ी कंस्पिरेसी जो है लोकतंत्र के खिलाफ, इसको मानना चाहिए। इसको सिर्फ पक्ष और निष्पक्ष होने का सवाल नहीं है, क्योंकि अभी देखिए वो जो घटना चेन्नई वाली बता रहे थे, मैंने उसको वो घटना के बारे में जो लोकल अखबार है, मतलब लोकल डिजिटल चैनल्स हैं वहाँ के, उसको मैंने देखा चेन्नई का, जो मतलब तमिलनाडु में, वो भयानक है। उनके अकाउंट में 450 ये रुपया है, सो तो है ही। 6 एकड़ जमीन है उनको, जिस पर नजर है उस सलेम डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी का, बीजेपी सेक्रेटरी का।
और उसको सम्मन कर दिया आने के लिए। वो सम्मन जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी जो जमीन को गिरवी रख के वो किया है। और उसका दोष सिर्फ इतना था कि वो जो कोशिश कर रहे थे तो उसने मुकदमा भी डाला और उन पर क्रिमिनल केस भी कर दिया, जिसके कारण उसको जेल जाना पड़ा। तो उसके मुझ के सवाल हो गया वो, और ईडी का उसने इस्तेमाल किया ऐसे जैसे कि लोकल पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डिवैल्यू कर रही है एजेंसीज को कि सीबीआई ईडी अगर छापा डालने जाए और लोगों को लगे कि ये तो है ही नहीं, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। क्योंकि कम से कम एक स्टेट का कुछ रहना चाहिए सैंक्टिटी कि लोग उनमें भरोसा करें। ये जो स्टेटलेसनेस की सिचुएशन है, जो आप मणिपुर में आप इसको जोड़कर देखिए कि मणिपुर में ऐसा ही हुआ कि लोग पुलिस पर भरोसा ही नहीं रह गया लोगों को। और जो वहाँ के कुकी समुदाय है उसने बकायदा कहा कि भाई इन पर कोई भरोसा नहीं है, मतलब उन था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हथियार बांट दिए जो एक खास समुदाय को और दंगे करवाए। एक तरह सोचिए ना, तो ये जो स्टेटलेसनेस की सिचुएशन है, स्टेट को इस तरह से खत्म कर देने वाला बीजेपी वही कर रही है। और चलाएगा कौन स्टेट चलाएगा जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे बीजेपी का कैडर्स चलाएगा, आरएसएस का कैडर्स चलाएगा। और कई लोगों को मतलब जानते होंगे कि किस तरह से उनका हस्तक्षेप जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब वो जो कि रिस्पॉन्सिबल मेरा है कि अगर मान लें पॉलिटिकल पार्टी, अगर बीजेपी का आदमी या कांग्रेस का आदमी अगर इन्फ्लुएंस करता है कोई चीज को, तो उसकी बात समझी जा सकती है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको चुनाव लड़ना है। लेकिन आरएसएस को कोई चुनाव नहीं लड़ना है, उसके कैडर्स अगर डिक्टेट कर रहे हैं। और ये खबरें आ रही है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि किस तरह से वो डिक्टेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और इस तरह की चीजों को। तो वो है, तो मैं इसमें सबसे जो चिंता का विषय देखता हूं वो ये है कि स्टेटलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों को। अविश्वास अगर इस तरह से ये में हो गया, अगर स्टेट के जो ये है, तो कल को अगर कोई दूसरी सरकार भी आती है, मतलब लोकतंत्र में आपके पास जो है, जो आपने तैयार किया है इतने समय की ब्यूरोक्रेसी तैयार की, पक्षपात और ये तो है, उनमें उन पर आरोप भी लगते रहे। कल तो अब इतनी तो स्थिति थी ना कि जंतर मंतर पर बैठ करके अन्ना आंदोलन वालों ने डिमांड किया कि भाई सीबीआई को कैसे रेगुलेट करना है, उसमें जो गड़बड़ियां थी। अब आपको लग रहा है कि पूरा इंस्टीट्यूशन ही और सब चीज, मतलब न सुप्रीम कोर्ट इसके लिए के जो स्थिति देख रहे हैं वो है, न कोई चुनाव आयोग है। तो ये एक स्टेटलेसनेस क्रिएट कर रहा है जो बहुत डेंजरस है। जो आगे वाले में मैं जरा और भी बात करूंगा कि कैसे वो लोग कह रहे हैं कि सीएए को लागू करना है और अंत में कॉमनल फ्रेंजी के जरिए ही चुनाव लड़ना चाहते हैं सांप्रदायिक आधार पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। मैं भी उसको भूल रहा था, उस पक्ष को भी। सीएए, नागरिकता संशोधन कानून, आप जानते हैं दोस्तों, और उसकी चर्चा बहुत तेज हो गई है। राम मंदिर के बाद उसी की चर्चा आप सुनेंगे, जिसके बारे में अनिल सिन्हा जी अभी कह रहे थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सुनील शुक्ला जी, आपके पास आऊं उससे पहले अभी बता रहा था मैं कि इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया, न सिर्फ इस मसले को खारिज कर दिया है कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ी है, बल्कि जयराम रमेश ने कांग्रेस की तरफ से एक फ्रेश चिट्ठी अभी 2 दिन पहले लिखी थी और लगातार लिखते रहे हैं कांग्रेस के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, कि हमको मिलने का समय दीजिए। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो भी यहां संदेह है, शंका है, आशंका है, उसको दूर किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात को खारिज कर दिया है कि इस मसले को ऑलरेडी सुलझाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, इसीलिए आपकी चिट्ठी में कुछ भी नयापन नहीं है, हम अब इसके लिए मिलने के लिए राजी नहीं है। यानी चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं मिलना चाहता कांग्रेस के नेताओं से या इंडिया गठबंधन के नेताओं से, और जो लोग सड़क पे हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो जो पुलिसिया स्टेट की बात होती है कि आप आंदोलन करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको आराम से आंदोलन करने नहीं दिया जाएगा, आप अगर आंदोलन में कहीं उग्र होंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और अब तो नए कानून के हिसाब से आंदोलन करना भी गुनाह होगा, वो भी आप देख चुके होंगे जो नया कानून है। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि अगर ये तमाम मसला, अगर इन मुद्दे अगर सामने रखे जाएं तो फिर 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल दिखाई देता है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है।
और विपक्षी दल इसको कह भी रहे हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी यह बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन अगर समाज का एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि ईवीएम को लेकर के उनके मन में संदेह है, तो निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस लोगों के संदेह को दूर करे। चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, तटस्थ हो रहे हैं, सरकार उन्हीं की बन रही है जिसको लोग वोट दे रहे हैं। इस धारणा को बहाल करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के ऊपर है। इस प्रयास को, इस बात को केवल लोगों की मांगों को अस्वीकार करके नहीं दूर किया जा सकता। क्या ईवीएम वही है? उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसके तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जब वो शुरुआती दौर में लागू की गई थी। अगर उसकी टेक्नोलॉजी बदली है, उसकी प्रौद्योगिकी बदली है, उसके काम करने का तौर तरीका बदला है, तो आप इस संदेह को दूर क्यों नहीं करेंगे? वीवीपैट की बात जहां तक कही जा रही है, वीवीपैट की बात को भी बहुत ही तर्कसंगत ढंग से स्वीकार नहीं किया जा सकता। वीवीपैट के भी स्वरूप में परिवर्तन आया है। जब जिस समय इसको वीवीपैट को लागू किया गया था और आज जो वीवीपैट है उसमें गुणात्मक परिवर्तन है। सवाल है कि छोटी सी मांग लोगों की है कि अब तो लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट में भी छेड़छाड़ हो सकती है। बिल्कुल। अब इस बिना पर तो नहीं कहा जा सकता ना कि वीवीपैट पे जो मत आ रहे हैं उनको और ईवीएम के मतों को एक साथ जोड़ दिया जाए। जब वीवीपैट पर भी संदेह जाहिर किया जा रहा है तो क्यों आप उस पर जोर दे रहे हैं? किस बिना पर? अगर ये बात कही, अगर देश के एक बड़े हिस्से में ये बात हो रही है कि बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए, क्या दिक्कत है इसको कराने में? अब जब आप चुनाव 7 चक्र, 8 चक्र, 9 चक्र में करवाते हैं, वोट पढ़ने के 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप गिनती कराते हैं, तो 2 दिन और सही मत तो गिनती पढ़ने में क्या संकट आ जाएगा? तो जो निर्वाचन आयोग का तरीका है या जो सरकार का रवैया है वह संदेह को और गहरा करता है। अगर ये 2 अधिवक्ता जिन्होंने याचिका भी दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, और ये अगर जा रहे थे, इनका ये कहना जो कहते हुए सुनाई पड़े कि इनको निर्वाचन आयोग ने समय दिया हुआ है, तो सरकार कौन होती है रोकने वाली? उनको जाने दीजिए। उन निर्वाचन आयोग उनको बुलाया है, अगर उनका निर्वाचन आयोग उनसे बात करने के लिए तैयार है तो बात करें। सरकार तो इसमें फैसिलिटेट करना चाहिए कि साहब ठीक है, आप जाइए और अपनी बात कहिए, जो बात आपके बीच में हो सार्वजनिक रूप से उसको रखा जाए, कम से कम लोगों के मन में भ्रम दूर हो। आप इस तरह के एक संशय, संदेह के वातावरण में अगर आप चुनाव कराते हैं तो इसको को लेकर के लोगों के मन में अपने जनमत को लेकर के बहुत अच्छी धारणा नहीं बनती। और कहीं भी लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि उस व्यवस्था में, उसके तरीके में, उस प्रक्रिया में लोगों का विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास उसको दूर करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और अगर यह विश्वास ईवीएम को हटाने से बनता है तो हटा दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, लोगों की भावनाओं से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि ईवीएम से वोट न पड़ा, खत्म कीजिए इसको इश्यू बनाने की क्या आवश्यकता है? और अगर आप इसको इश्यू बनाते हैं तो लोगों के मन में और संदेह उनका गहरा होता चला जाएगा कि जो ईवीएम में हेराफेरी की बात कही जा रही है वो ना हो सही हो। तो यह तो किसी भी दशा में निर्वाचन आयोग को दूर करना चाहिए इस बात को लेकर के। दूसरी चीज जो ये आपने ईडी के कर्मचारियों के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, देखिए अगर आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे तो यह स्थितियां आती है। हालांकि इस घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता, इस तरह की घटनाओं को लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। आप सरकारी कर्मचारियों को काम में बाधा उत्पन्न करें, यह उचित नहीं है। लेकिन यह अगर बड़े पैमाने पे बनता चला जाएगा तो क्या कर लेंगे आप देखिए ना, सिविल पुलिस के खिलाफ क्यों लोग सड़क को उतर आते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है। सिविल पुलिस या जो है वो तटस्थ नहीं रहती। लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। और अगर आप 95% घटनाएं, 95% कार्रवाई आपकी विपक्ष के खिलाफ होगी तो लोग कैसे आपको स्वीकार कर लेंगे? फिर कैसे मान लेंगे कि आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपकी कार्रवाई है? और उसमें भी आपका जो कन्विक्शन रेट है वो 0.05% है। तो आपकी जांच के तरीके पर, जिन लोगों के खिलाफ आप जांच कर रहे हैं उसके बारे में, किस तरह की आप जांच कर रहे हैं उसके बारे में तमाम तरह के संदेह पैदा होते हैं।
और आप जो कार्रवाई करते हैं उस पर मीडिया ट्रायल क्यों होता है? आप जो कार्रवाई करते हैं, जो कुछ भी आप कार्रवाई कर रहे हो, कोई दर विशेष उस पर टिप्पणी करने वाला कौन होता है? और आज तक आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर कानूनन आपको अधिकार दिया गया, ईडी को अधिकार दिया गया कि उसको अपना एफआईआर आरोपी को देने का अधिकार नहीं है, गोया कि अगर आपको इतने अधिकार दिए गए हैं तो आपको ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं उसका मीडिया ट्रायल ना हो। आपकी कार्रवाई पब्लिक डोमेन में कैसे आ जाती है, खासतौर से एक दल विशेष के पास कैसे आ जाती है? और आप एक दल विशेष को क्यों इस तरह के टीका टिप्पणी की अनुमति आप देते हैं? और अगर आपके काम करने का तरीका ये होगा तो ये अगर कई लोग उग्र हो जाएंगे। ममता बनर्जी तो जाकर के सीबीआई के दफ्तर बैठ गई थी, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके यहाँ जो छापा पड़ा था। कौन सी कार्रवाई कर? ये तो हाइट हो गई ना। आप आक्रोश की सीमा है ये, और एक तरह का व्यापक प्रदर्शन है। आप याद कीजिए कि जब हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया था रांची में, क्या जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था वहां, कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया था ईडी ने, तब दिल्ली के सड़कों पे कितने लोग उतरे, कितना प्रदर्शन हुआ वहां लेकर के। यह घटनाएं ईडी के लिए संकेत है कि आप अपने कामकाज के तरीके को बदलिए। अगर आपकी कार्रवाई आरोपियों, दोषियों या अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ नहीं दिखाई पड़ेगी, उत्पीड़न के रूप में जब इसको लोग देखने लगेंगे तो इस तरह की प्रतिक्रिया होने लगेगी और इसको रोक पाना मुश्किल होगा। और जो समाज के हित में नहीं, हमारे आपके हित में भी नहीं होगा। इस तरह की अराजकता ये अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस तरह की अराजकता को रोकना बड़ा कठिन हो जाएगा अगर आपके कामकाज में पारदर्शिता नहीं होगी, अगर आपके कामकाज में निष्पक्षता नहीं होगी, अगर आप केवल उत्पीड़न की कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे तो जनमत आपके खिलाफ होगा। और वह कोई भी कार्रवाई, वह कोई भी जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही कार्रवाई जिसको जनता विश्वास नहीं कर रही है, उसको स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाएगा। हम अदालतों पे क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि माना जाता है कि अदालतें दोनों पक्षों को सुनकर के निर्णय लेती हैं। एक तरफा कार्रवाई के लोग स्वीकार नहीं कर पाते जल्दी, और उन अदालती आदेशों को लागू करना बहुत कठिन हो जाता है अगर आम आदमी उसको स्वीकार करने के लिए न तैयार हो। ईडी को भी अपने बारे में, ईडी को संचालित करने वाले लोगों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से कारण है, क्यों इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़क पर उतर आए। इतनी बड़ी संख्या में प्रायोजित करना बहुत आसान नहीं होता। आप जब ईडी की कार्रवाई हुई मनीष सिसोदिया, संजय सिंह खिलाफ, दिल्ली के सड़कों पर दिखाई पड़ा हो। आप मान सकते हैं कि वो दल विशेष की कार्रवाई थी, लेकिन लोगों के मन में भी इस बात कर लेकर के है तो। और इस बिना पर यह तर्क लागू नहीं होता कि अगर इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है तो इनको जमानत क्यों नहीं मिल जाती। अरे जमानत इसलिए नहीं मिलती है कि जिस कानून के तहत आपने उनको गिरफ्तार किया है उसमें जमानत का प्रावधान ही नहीं है जल्दी से, इसलिए जमानत नहीं मिलती है। इसको आधार नहीं बनाया जा सकता कि अगर इन लोगों के खिलाफ मामले नहीं है और गंभीर मामले नहीं है तो अदालत क्यों नहीं छोड़े, जमानत क्यों नहीं देती है। कानूनन उनसे प्रावधान नहीं दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए आप इस तरह जिन कानूनों को एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लागू करने के लिए पारित किया गया था, वो आप विपक्षों के ऊपर लागू कर रहे हैं और फिर तर्क देते हैं आपकी अदालतों से इनको राहत नहीं मिलती। यह जो तरीका अपना रखा है ये और जब भी आप पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करेंगे, जब आप कानून समान रूप से लागू नहीं करेंगे, तब भैया वो उस तरह की कार्रवाई उत्पीड़न की श्रेणी में आएगी। और जिस व्यक्ति को आप दंडित करना चाहते हैं वो हीरो बनकर उभर आएगा, लोगों के बीच में उसकी स्वीकृति बढ़ती चली जाएगी। जो समाज भ्रष्टाचार, अराजकता, हिंसा और आपराधिक घटनाओं को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होता था, ऐसे घटनाओं में शामिल लोगों को स्वीकार करने लगता है, उनको अपना नेता मान लेता है। क्यों? कि जो एजेंसियां दंडित करने के लिए बनती हैं वह उत्पीड़न की कार्रवाई करती हुई नजर आती है। तो आप समाज का भी नुकसान करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का भी आप नुकसान करते हैं, और जो वाकई अपराधों में शामिल है उनको भी आप संरक्षण देते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें, और इन बातों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, और आखिर क्यों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं।
और लोगों को सड़कों पे होना भी चाहिए। इस बारे में भी कई बातें होती रही हैं, नेताओं को भी सड़कों पे होना चाहिए। और उसी में हम देख रहे हैं कि अब भारत जोड़ो यात्रा की जगह पर अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, जो पहली यात्रा की तरह ही, लेकिन वो दक्षिण से उत्तर की तरफ नहीं, बल्कि ये पूरब से पश्चिम की ओर, जिसमें उत्तर भी शामिल है, पूर्वोत्तर से पश्चिम की तरफ बहुत महत्वपूर्ण यात्रा निकलने जा रही है। और सड़क से, और जो हम लिख रहे हैं, सड़कों पे उतर आए लोग और क्यों उतर रहे हैं, क्यों उतरने वाले हैं, ये सारी बातें, इसके साथ साथ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का जिक्र भी। एक मसला उधर छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है और वहाँ पेड़ों की धनाधन कटाई हो रही है, इसलिए क्योंकि उन पेड़ों के नीचे जो मिनरल्स हैं, वो जो कोल माइन है, जो कोयला है, कोयला की खादान है, वो अदानी साहब को दे दी गई है। और उसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है, भयंकर आंदोलन चल रहा है वहाँ पे भी। और ये वही आदिवासी हैं जो अभी से महीना भर पहले बीजेपी को वोट देके और इस उम्मीद से वोट देके जिताए और भूपेश बघेल की सरकार को उन्होंने गिराया कि उनको न्याय मिलेगा। तो वहां भी सड़कों पे हैं और बहुत नजदीक से देख रहे, उसके बहुत पास में हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। जरा उसका जिक्र भी कीजिए दीपक जी, जिक्र 24 परगना का भी और जिक्र इधर दिल्ली का भी। क्या कुछ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के हक में हो रहा है, केंद्र सरकार के हक में हो रहा है, और वो चाहती है कि यही स्थिति पैदा हो जाए पूरे देश में। अराजकता जो है वो हमेशा जो है वो सत्ता का ही एक तरह से उसके फायदे में ही रहती है, ये जनता को समझ लेना होगा। देखिए, ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, वहां पर जो उनके साथ ईडी अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, ये चीजें जो है बहुत जगह देखी गई है, लेकिन मारपीट तक या हिंसा तक कभी भी बात नहीं पहुंची थी। आप याद कीजिए कि चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे छापे पड़े, ईडी के पड़े, और हर बार ऐसा होता था कि जब भी ईडी किसी को पूछताछ के लिए बुलाती थी तो सैकड़ों लोग जो है वो ईडी कार्यालय के सामने जाते थे, लेकिन कभी भी हिंसा नहीं होने दी गई थी। अब देखिए, इसका रिपरकशन क्या हो सकता है पश्चिम बंगाल में। अगर हम देखें, वहां पर जो है राज्यपाल ने बुला लिया है इनको, वहां के डीजीपी और गृह सचिव को, और निश्चित रूप से जो एक नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो केंद्र में भेजी जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि वहां पर ममता बनर्जी जो पहले से ही केंद्र के से बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रही है, तो उसको परेशानी हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन आपको उसको हर हालत में उसको हिंसा से बचाना होगा। अब हुआ यह है कि पश्चिम बंगाल में देखिए इसको कैसे कम्युनलाइज किया जा रहा है मामले को। वहां पर जो एक दिलीप घोष सांसद हैं, उनका बयान आ गया। बीजेपी के वहां पर जो अध्यक्ष है मजूमदार, उनका बयान आ गया, हेमंत मजूमदार, कि इसके पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है और रोहिंग्या मुसलमानों ने ही वहां पर मारपीट की है और हिंसा को बढ़ाया है। अब इसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा। उन्होंने एनआईए के द्वारा इसकी जांच करने की भी मांग कर दी है। तो राज्यपाल जो है अब जो रिपोर्ट भेजेंगे, निश्चित रूप से बहुत स्वाभाविक है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बैठाए हुए नुमाइंदे हैं, तो वो कोई इनके फेवर में तो बात करेंगे नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत नाजुक दौर पे भारत खड़ा है। लोकतंत्र की सबसे निर्णायक लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं, और सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने आप को आपको हिंसा से हर हाल में बचाना ही होगा, वरना ये सारा का सारा जो है वो जाएगा इनके फेवर में। आप चाहे जितनी शिकायत कर लीजिए, आप मान लीजिए, हमको सबको पता है कि ईडी हो, सीबीआई हो, आयकर के जितने छापे पड़ रहे हैं, इनके स्टेटिस्टिक्स जो हैं, आंकड़े जो हैं, हम लंबे समय से लोगों को बता रहे हैं कितने परसेंट जो है वो इक्विटल का जो है सफलता का रेट कितना है, इन केंद्रीय जांच एजेंसियों का कितने प्रतिशत जो है वो विपक्षी लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जैसे ही हिंसा होती है, और वो कोई भी विपक्षी दल के द्वारा होगी, गैर भाजपाइयों को तो हर चीज की छूट है, आप हिंसा कीजिए, जो कीजिए, आप दूसरे नामों से राम मंदिर को बम से उड़ाने की ईमेल भी भेज दीजिए, आपको सब छूट है। लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं और आप ऐसे दौर पर खड़े हैं जहां पर आपको 2024 तक इस लड़ाई को ले जाना है और बहुत अच्छे ढंग से ले जाना है, निर्णायक ढंग से ले जाना है, तो सबसे पहले तो है कि आपको हिंसा से बचना ही होगा। ये अराजकता पूरे देश में फैले, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है। उनका प्रशासन के बल पे वो कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन एक तरह से जब अराजकता हो जाएगी, व्यवस्था विहीन पूरा समाज बन जाएगा, तब असली खेल जो है वो ऐसी पार्टियों का, फासिस्ट पार्टियों और संगठनों का काम जो है वो बहुत आसान होता है। तो हमें सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना होगा। इसलिए चाहे वो हसदेव से शुरू कीजिए आप, चाहे इस समय देश में जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं और जितने होने वाले हैं, आप देखिए बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने भी जो आंदोलन किया,
1.5 दिन के अंदर सफलता मिल गई उन्हें राजीव जी। तो इसका एक बड़ा कारण था कि उन्होंने अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया। जो कुछ थोड़ा बहुत उनमें आंतरिक झगड़े हुए, कुछ लोग बस चला रहे थे, उनके ड्राइवरों को उन्होंने उतारा, ये सब वीडियो हम देख रहे हैं, वो भी कोई बहुत अच्छे वीडियो नहीं थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कहीं पथराव नहीं किया, या किसी कलेक्टर ने अगर उसे गाली दी तो उसने बहुत आराम से बोल दिया कि यही तो हमारी लड़ाई है। यही जवाब होना चाहिए, और यही एक कूल अंदाज होना चाहिए लड़ाई लड़ने का, वो अंदाज लाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं कह के खत्म करूंगा, क्योंकि बाकी काफी चीजें इस पे कही जा चुके हैं। ईवीएम के बारे में जो है आज निर्वाचन आयोग ने जो बयान दिया है कि हमें इस मशीन पर पूरा फेथ है, मतलब निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस मशीनों पे हमें पूरा विश्वास है। अरे भाई, आपके विश्वास की बात ही नहीं है, विश्वास तो जनता की बात है। आप जनता के लिए बने हैं, आप जनता का काम कर रहे हैं, जनता आपके लिए नहीं है। अविश्वास जो है वो जनता का है, इसलिए आपको उसे दूर करना होगा। तो ये एक बहुत ही वाहियात किस्म का बयान जो है वो आया हुआ है कि अगर आपको इतना ही फेथ है, आपको पता है कि इसकी टेम्परिंग नहीं हो सकती, इसे किसी तरीके से इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो आप दे दीजिए 50 मशीनें उठाकर, इसमें आपको क्या दिक्कत है। लेकिन हम जानते हैं कि निर्वाचन आयोग का भी जो है हाथ बंधे हैं, उनका मुंह सिला हुआ है, और ये सभी जितनी भी एजेंसीज हैं इन सब के साथ है। तो अब वो नेहरू का दौर गया, नेहरू के समय जितने भी घोटाले हुए थे वो सारे के सारे कांग्रेसियों के खिलाफ हुए थे, और सारे के सारे की जांच जो है नेहरू ने कराई थी। उसमें तो कोई भी विपक्षी दल का एक भी नेता नहीं था, चाहे वो केशव देव मालविया से लेके चाहे मुंदड़ा वाला मामला हो, या जो भी, या किटी कृष्णामाचारी का मामला हो, मेनन का मामला हो, जो भी हो, सारे के सारे या तो नेहरू सरकार के मंत्री थे या अधिकारी थे। लेकिन अब वो दौर गया, अब भारतीय जनता पार्टी के किसी अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं होता, ये सब जान चुके हैं। लेकिन आंदोलन हो रहे हैं, शुभ संकेत है, लेकिन उसमें हिंसा होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं इसको निश्चित रूप से खारिज करता हूं, और हम जानते हैं, हम यहाँ पे कोई भी इस हिंसा को एंडोर्स नहीं करेगा। उससे बचना होगा, तभी ये लड़ाई जो है 2024 तक ले जा सकते हैं। वरना अगला 3 महीना मोदी जी और शाह चाहते हैं कि भरपूर सड़कों पर खून बहे, भरपूर आगजनी हो, भरपूर दंगे हो, ताकि जो है 2024 का नरेशन जो है और अच्छी तरीके से उनके पक्ष में सेट हो सके। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी ये देश गांधी का है, और गांधी नेहरू के देश में आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन हिंसक आंदोलन कतई बर्दाश्त नहीं। गांधी जी को याद कीजिए, जब नोआखाली की घटना और उस समय देश की आज़ादी, तो आप जो आप कह रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंदोलन को कोई रोकना नहीं चाहता, आंदोलन होना भी चाहिए। जैसे आंदोलन अभी ट्रक ड्राइवरों ने किया, आंदोलन किसानों का हुआ था, और इस देश ने कई सारे आंदोलन किए। मैं अन्ना के आंदोलन को किनारे रखता हूँ, उसके अलावा जितने भी आंदोलन हुए, क्योंकि अन्ना के आंदोलन में वहाँ से एक दूसरी परंपरा की शुरुआत हुई जो अच्छी नहीं थी। इसलिए भी देश में जो अराजकता की स्थिति आज है, उसमें कहीं ना कहीं अन्ना का दिया हुआ बहुत कुछ है। तो इसलिए भी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आंदोलन हो और विरोध जरूर होना चाहिए, ज़रूरी भी है। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जो बात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी सुनील शुक्ला जी भी इस तरफ इशारा कर रहे थे, नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप विरोध कीजिए, शांतिपूर्ण विरोध बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपने देखा कि ये कर रहे थे, ईवीएम के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन वकीलों का चल रहा था। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं ईडी का मामला? जरा आपके नजरिए से भी समझना चाहता हूं कि इतनी विश्वसनीयता खो चुका है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कि अगर आपके यहां ईडी है तो इसका मतलब कि आप सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नहीं हैं, यह साफ दिखाई देता है। अजीत पवार साहब को देख लीजिए, ऐसे कितने लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, बहुत सारे इतने नाम जो चले गए बीजेपी में, बिल्कुल पाक साफ हो गए। बीजेपी में आप नहीं हैं तो आप कतई पाक साफ नहीं हैं और न ही आप सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी दबोचे जाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति हो जाए, आपके नाम के साथ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ ये जुड़ जाए कि आप सत्ता पक्ष के साथी हो, विपक्ष की बात आप सुनते नहीं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये उबाल तो दिखाई देता ही है। और ऐसे में 140 करोड़ की आबादी को कैसे समझाया जाए? राजीव जी, समझाना तो मोदी जी का काम है, कैसे समझाया जाए ईडी की विश्वसनीयता कैसे काम, लेकिन सोशल मीडिया पे बार बार जो है एक ऑडियो क्लिप जो वो वायरल होती है राजीव जी,
और वो ऑडियो क्लिप में क्या है कि वो एक ईडी का इंस्पेक्टर कह रहा है कि मैं फला जो ईडी इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, जवाब आती है कि भाई सुबह तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के अगर वायरल होने लग जाए, पता नहीं वो असली है कि वो ऑडियो की वो नकली है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बार बार जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि किसी विपक्ष के विधायक को जो है वो ईडी का इंस्पेक्टर जो है वो फोन करता है कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ फला फला इंस्पेक्टर, और उधर से आता है कि सोई तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो ये कुल मिला के राजीव जी विश्वसनीयता का आलम जो ये हो गया है। अब जिस घटना की अभी प्रशांत जी ने भी जिक्र किया था, हम लोगों ने उसका वीडियो बनाया है 3 दिन पहले ही, तमिलनाडु की जिस घटना का, उसमें राजीव जी ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन दलितों की जमीन पे कब्जा किया हुआ है और उसका उन्होंने मुकदमा किया था, तो उसका मुकदमा वापस हो इसके लिए जो उनको जो है वो दलितों को फंसाया गया है, ईडी का संबंध पहुंचा है। और फिर ईडी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रही है, बार बार विपक्ष जो आरोप लगाता था, अब ये सिर्फ राजनीतिक लोगों के लिए नहीं रह गया कि राजनीतिज्ञों के यहाँ ही इस तरह की चीजें होंगी। यानी अब अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुआ कुछ भी मामला होगा, उसका किसी से कोई झगड़ा है, तो ईडी अब उसके यहाँ पहुंच जाएगी। इधर जो चुपके से कानून पीएमएलए को लेकर के पास करा लिया गया कि जीएसटी जो वो पीएमएलए कानून के अंतर्गत आ गया है, तो यानी अब तो अब कोई सब्जी वाला भी जो है उसको जीएसटी का उसने नंबर ले लिया है, तो आप समझिए ईडी का वो हो गया वो यजमान। तो किसी भी समय आप जो ईडी को भेज दीजिए, किसी को भी आप उठवा लीजिए कि ईडी पहुंच रही है आपके दरवाजे पे। तो ये जिस तरीके से मतलब जो भारतीय न्याय संहिता नई लागू की जा रही है, उसमें तो है ही पूरा वो पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है एक तरीके से। और आज जो वकील साहिबान जो जिस तरीके से कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो एक बात कह रहे थे, वो महमूद प्राचा, उस पर गौर देने की आवश्यकता है। वो कह रहे थे कि ईडी चुनाव आयोग उनको 50 ईवीएम मशीनें देने के लिए तैयार है, लेकिन अमित शाह नहीं देने दे रहे हैं, और अमित शाह ने जो चुनाव आयोग को बंधक बना दिया है। अब चुनाव आयोग आकर के सफाई दे कि भाई वो महमूद प्राचा सच बोल रहे हैं, आपने क्या उनको वायदा किया आप उनको देंगे 50 मशीनें की नहीं देंगे। तो ये तो जो अब जवाब जो है वो देना है चुनाव आयोग को कि वो कह रहे हैं कि आप 50 मशीनें देने को तैयार हैं। तो ये जिस तरीके पूरा राज्य देशभर के अंदर चल रहा है, आज जिस तरीके से देशभर के आंदोलन जो उठ के खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। इसमें मुझे लगता है कि कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ये इनके प्रकार 2024 में अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर राजनीतिक दल जो भी सत्ता में होता है वो चाहता है कि उसकी सरकार रहे, और जो विपक्ष में होता है वो चाहता है कि सरकार में आए। लेकिन असली प्रश्न जो है वो ये है कि आप अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए कितने डेमोक्रेटिक रास्तों को आप अपनाते हैं और कितने अनडेमोक्रेटिक रास्तों को आप अपना रहे हैं। तो जो रास्ते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं वो तमाम जो है अलोकतांत्रिक रास्ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जनता के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, सिर्फ मशीनों के ऊपर भरोसा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा जनता से हट रहा है तो इसमें हमारी कमी थोड़ी है, ये कमी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की कमी है कि आपका जनता के ऊपर से भरोसा क्यों हट रहा है, या जनता का आपसे ऊपर से भरोसा क्यों हट रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है आत्मचिंतन करने की कुल मिलाकर की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल की घटना राजीव जी जिस तरीके से हुई है ईडी को लेकर के, मुझे लगता है कि ये स्थितियां कहीं और भी बन सकती हैं जिस तरीके से सब ईडी को लेकर के हो रहा है, और ये अच्छी चीजें नहीं होंगी। क्योंकि ईडी सिर्फ ठीक है, आज मोदी जी की सरकार है तो आज ईडी उनके लिए काम कर रही है, ईडी तो कल भी रहेगी ना अगर सरकार चली जाती है 2024 में मोदी जी की। लेकिन जो ईडी की विश्वसनीयता जो समाप्त हो जाएगी वो किस तरीके से बाद में बहाल होगी। यानी बाद में अगर ईडी कोई सही काम भी करना चाहेगी तब भी आरोप ये लगेंगे कि ईडी जो सही काम नहीं कर रही है। अनुराग ठाकुर साहब का एक वो बयान जो था वो थोड़े दिन पहले वायरल हो रहा था, वो कह रहे थे कि वो कांग्रेस जो अगर आई तो ईडी का दुरुपयोग करेगी। तो भाई आप क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो है वो अपने सारे केस खत्म करा लेंगे? इसका मतलब अनुराग ठाकुर साहब मान रहे हैं कि ईडी जो है फर्जी केस बना रही है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाए, जनता के बीच जाए, अपनी पॉलिसीज को लेकर के जनता के बीच जाए, जो एक राजनीतिक दल का काम होता है। आप जिस तरीके से वायदे करते हैं, अगर आपने उन वायदों पे काम किया है, आपने उन वायदों को पूरा किया है, तो आप जाइए जनता के बीच बताइए कि हमने आपके लिए ये काम किया। आपने जो 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं, आपने 100 स्मार्ट सिटी दिए नहीं, बुलेट ट्रेन चली नहीं, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, और आप बता रहे हैं 2047 में देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किस तरीके से होगी? 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज दे करके। तो ये सारी चीजें जो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजीव जी पिछले 10 वर्षों के अंदर जनता के लिए कुछ काम किए नहीं है, सिर्फ खोखली घोषणाएं की हैं, और वो घोषणाएं भी जो है वो मालूम पड़ता है कि जितनी घोषणाएं हुई हैं वो शाम को मोदी जी को याद नहीं जाती हैं कि कितनी घोषणाएं कर दी। अभी कौन कौन से इंडिया बना दिए मालूम पड़ता है, दिन में 5 इंडिया मोदी जी बनाते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर के कौन कौन से इंडिया तक मोदी जी को खुद याद नहीं हुए कौन कौन से इंडिया हुए। जब वो पुरानी योजनाएं जब
झाड़ पोछ के निकाली जाती तो मालूम पड़ता है अगर ये भी तो मोदी जी ने बताई थी एक इंडिया ये भी है। तो लेकिन अब तो खैर अब तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया के नाम से चिढ़ होने लगी है, तो अब उन सारी योजनाओं के भी नाम बदले जाएंगे, डिजिटल इंडिया कुछ और हो जाएगा आपको मिला करके। लेकिन जो ये सारी चीजें हो रही है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक तरीके से काम करना चाहिए, ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो फिर ईडी को कहा जाएगा भाई आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों क्या भी चाहिए, उनके यहाँ भी कुछ मालूम कीजिए। वो जो केंद्रीय मंत्री थे जिनके बेटे का जो मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान जारी हुआ था उसको बुला करके थोड़ी पूछताछ कर लीजिए कि भाई उनका कहाँ हो रही है। हाँ जी, खेती अगर हो रही है राज्य में 10,000 करोड़ की खेती हो रही है तो ये तो देश के लिए बड़ा संकट है। बताया जा रहा है गुजरात में फिर कुछ पकड़ी गई है कि मादक द्रव्यों नहीं, वो सब तो ये बहुत सारी वो सब बीजेपी ईडी की बात है। बीजेपी के लिए ईडी थोड़ी है, ईडी या जांच एजेंसियां बीजेपी के लिए नहीं है। तो आप ये गलती मत कीजिए। वो अगर आपको बचना है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी में चले जाइए, वरना जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद अभी तो मत कीजिए। बाद में क्या कुछ होगा देखा जाएगा। बाद में अगर सरकार बदलती है तो उसके बाद क्या कुछ होगा, जैसा अनुराग ठाकुर कह रहे हैं वैसा होगा या कुछ और होगा तब की बात। लेकिन आज की बात यह है कि 10,000 करोड़ रुपए वाले जो बेटे साहब उन बड़े मंत्री साहब के जो बेटे उनका जिक्र आया और बात आई गई हो गई। ऐसी बहुत सारी बातें आई गई हो जाती हैं। 3 लड़के जो हैं वो पकड़े गए अभी BHU में रेप केस में। उसकी बात मत कीजिए, आप बात उसकी भी मत कीजिए जो ईमेल भेजे और वो पहले मुस्लिम नाम से अब हिंदू नाम हो गए, तो उसकी भी बात मत कीजिए। बात आप कीजिए कि सरकार के खिलाफ विपक्ष जो है वो क्या कुछ गुनाह कर रहा है, इसकी बात कीजिए। ये जो वकील निकले थे आज सड़कों पे EVM के खिलाफ वो क्यों निकल गए, इसकी बात कीजिए। जरा आप महमूद प्राचा का जिक्र कर रहे थे, जरा उनकी बाइट को एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं, फिर आता हूं मीनू जी के पास। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू इसलिए है क्योंकि इसके बाद CA को लेकर भी शायद हम ऐसे ही कुछ आंदोलन देखेंगे। एक आंदोलन हमने शाहीन बाग का देख ही लिया है, तो और अब वो धीरे धीरे नागरिकता संशोधन कानून सामने आ रहा है। राम मंदिर के बाद बिल्कुल लपकने के लिए तैयार है सत्ता पक्ष। पहले सुनते हैं EVM फिर से। महमूद पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं हमें किसी भी हालत में रोकने की, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है। चुनाव आयोग हमें 50 EVM देना चाहती है। अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हमें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी बंधक बना के रखा है। हम ये बंधक नहीं बनने देंगे चुनाव आयोग को। हम EVM लेंगे, किसी हालत में लेंगे, हर हालत में लेंगे, और चुनाव किसी हालत में EVM से नहीं होने देंगे। ये हमारा देश से वादा है। पूरी दुनिया की कोई ताकत EVM से इलेक्शन नहीं करा पाएगी। हम ये देश से वादा कर रहे हैं। कोई नहीं, अभी 50 मीटर भी नहीं हुए। मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल बंद कर दें तो देश की जनता उन्हें एक भी वोट नहीं देगी। इसीलिए तो EVM से इलेक्शन जीतते हैं वो। EVM से इलेक्शन जीतते हैं वो, कोई जनता से इलेक्शन नहीं जीतते हैं वो। ये समझ लीजिए बात। आज हम देश की सारी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, आप लोग EVM से चुनाव नहीं होने देना, क्योंकि EVM सबसे बड़ा धोखा है। अगर EVM से चुनाव हुए तो मोदी जी इस देश को पुलिस राज बना देंगे। इस देश की सब अर्थव्यवस्था लूट के अडानी के हाथ में दे देंगे। पूरे देश को लूट के खा जाएंगे RSS और BJP वाले लोग। तो तमाम बातें जिस पर चर्चा होती है वही सारी बात यहाँ महमूद प्राचा रख रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सड़कों पे तो हैं आज और कल भी ये लोग सड़क पे होंगे, और भी लोगों से आह्वान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये इकट्ठा होंगे और सड़क पे दिखाई तो दे रहे हैं। और गुनाह यही है कि ये सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं, जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे। जरा मीनू जी अब आगे बढ़ें, इस चर्चा को अब समापन की ओर धीरे धीरे लेके जाते हैं। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी। आपसे समझना चाहता हूं कि 2024 अब जिसमें हम हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा के कई चुनाव हैं, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, और साथ साथ इतने सारे मसले हैं जिसमें कहीं ना कहीं जनता सड़क पे आने के लिए मतलब मजबूर है, व्याकुल नहीं मजबूर है। संसद का हाल हमने देख लिया, शीतकालीन सत्र का 146 सांसदों को बाहर करके सरकार ने रिकॉर्ड बना लिया, रिकॉर्डधारी सरकार ने। और अब सड़क पे राहुल गांधी भी रहेंगे अगले 2-2.25 महीने तक। इन सारे पहलुओं को अगर देखिए, डैशबोर्ड के अलग अलग जो स्विच हैं, तार हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, प्रशांत टंडन जी के शब्दों में कहूँ तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको?
क्या यहाँ वैसे ही 2019 की तरह चुनाव दिखाई देता है या 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं चुनौतियों होने वाला है? इसलिए भी क्योंकि दक्षिण में 131 सीटें, 131 इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि अब लक्षद्वीप घूम के आ गए हैं मोदी जी और वहाँ अच्छी फोटोग्राफी करवा के आए हैं, बहुत शानदार फोटोग्राफी हुई है मोदी जी की। तो लक्षद्वीप को भी उस दक्षिण में जोड़ ले रहा हूँ और पांडिचेरी को भी जोड़ लिया, पुदुचेरी उसको भी जोड़ लिए, तो 131 सीटें होती हैं दक्षिण की। और इन 131 में से मात्र 31 सीटें पिछली बार आई थी बीजेपी को, इस बार वो भी आती हुई नहीं दिखाई देती है, जिसमें से कर्नाटक में सबसे ज्यादा 25 सीटें थी और गठबंधन में 28 में से 27 सीटें थी, उस लिहाज से भी 26 सीटें थी। कैसे अब देखा जाए, क्योंकि अब उत्तर भारत भी राहुल गांधी खंगाल रहे हैं, इतना आसान नहीं है, लोग सड़कों पे हैं और भी लोग सड़क पे हैं, हंगामा तो मचेगा ना, और हंगामा मचेगा तो फिर कुछ उन लोगों में जिनमें निराशा है कि आएगा तो मोदी ही के चक्कर में फिर से वही होगा कि तीसरी बार मोदी जी आ जाएंगे और हम ईडी के उसमें रहेंगे, निगाह में रहेंगे। क्या इतना आसान दिखाई देता है? क्योंकि 3-4 पिक्चर आपके सामने इसलिए रख रहा था क्योंकि दक्षिण भारत उत्तर खंगालने की कोशिश और सड़कों पे लोग। जी राजीव जी, देखिए जो भी आपने आज जो जेरे बहस जो 2-3 मुद्दे हैं उसमें जो बताया गया, उसमें आपने देखा कि बंगाल में जो हुआ उसमें भी रोहिंग्या क्या एंट्री हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कल को ये महमूद पराचा जो है वो अभी ISI के एजेंट ना घोषित कर दिए जाएं, क्योंकि कपड़ों से पहचाने जाने वाले समुदाय से आते हैं वो। तो जिसको कहते हैं कि जो इनके पास टूल किट्स है किसी भी आंदोलन को फुस करने के लिए, तो उसमें पता चला कि उनका बहुत कोई पता नहीं कहां से कहां जॉर्ज सोरोस से निकाल के फिर रोहिंग्या और रोहिंग्या से ICS से जोड़ के और बता दिया जाएगा। उसमें एक मुद्दा इसमें, क्योंकि जो ये सरकार जो ये करने जा रही है उसके बारे में एक बड़ी चर्चा है आज सोशल मीडिया पे कि RSS का जो कार्यालय है नागपुर में, वहां पे चीन के कुछ राजनयिक दिसंबर में मिलने गए हैं वहां पे। अब वो क्या करने के लिए गए चीनी राजनयिक RSS के कार्यालय? ये एक बहुत बड़े सोचने का विषय है कि क्या सीखने गए हैं वो वहां पे। क्या वो सीख के आएंगे जो अब वहां पे यहाँ इस देश में इस्तेमाल किया जाएगा, कि किस तरीके से जनता की आवाज को बंद करके और पूरी तानाशाही के साथ देश को चलाया जाए, क्योंकि सड़क पे लोग आना शुरू हो गए हैं। याद कीजिए तियाननमेन स्क्वायर का मामला, याद बिल्कुल अपने हमेशा तैयार रहिए और समझ के रहिए कि क्या ये सीखने गए हैं कि भाई कैसे कुचला जाए। तो नौबत कुछ भी आ सकती है। अभी हमने EVM के ऊपर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे शुबह है लोगों को, तो उसमें तरीका ये निकाला जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कौन आएगा सड़क पे फिर। तो ये चीज जो सरकार जो है ये इनके प्रकारेण, अब जो ईडी है वो भी तो इसी का एक दमन का ही तो एक तरीका है, उसमें विपक्ष का दमन किया जा रहा है। पहले खाली कांग्रेस निशाने पे थी, अब सब निशाने पे हैं। और देश के नेता, जो मैं बार बार कह रही हूं, अभी भी कह के चुकी हूं, सारे किसी न किसी बहाने से सलाखों के पीछे होंगे। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन के जो राजनयिक है वो क्या करने गए, क्योंकि जो मोदी जी की दोस्ती चली आ रही है, चीन अंदर घुस गया है और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि ना कोई घुसा है ना घुस के बैठा हुआ है। ये हिम्मत कहां से आई मोदी जी को कहने की? और ये बताया जा रहा है कि जो ये राजनयिक जब नागपुर गए RSS के कार्यालय में, उसके कुछ ही दिन बाद चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो एक न्यूज़पेपर है उसमें ग्लोबल टाइम्स में ये मोदी जी की तारीफ छपी। उसको इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में अपने मीडिया से चालू किया। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? पब्लिक देख रही है कि चीन ने इतना लंबा हमारा इलाका अपने कब्जे में कर लिया और चीन के राजनयिक RSS के कार्यालय मिलने जा रहे हैं। आप RSS के कार्यालय जो मिलने जाता है उसकी आप सबको मालूम है कि क्यों जाता है कोई RSS के कार्यालय। ये मेजर चीन की जो ये लड़ाई हुई, ये जो घुसपैठ हुई उस दौरान, उसके बाद जो इनके समझौते हुए उसमें एक एरिया बफर जोन घोषित कर दिया गया, जो कि पहले पेट्रोलिंग पॉइंट था। और उस पॉइंट में जो
परमवीर चक्र वाले जो विजेता है देश के एक में थे, जिन्होंने शहादत दी, मेजर शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र दिया गया उनकी बहादुरी के लिए 1962 के युद्ध में, उनकी समाधि को, जो वहां पे उनका एक स्मारक बनाया हुआ था, उसको हटाना पड़ा वहां से बफर जोन बनाने के लिए। मतलब इस सीमा तक समझौते हो रहे हैं और आरएसएस के कार्यालय जा रही है जो ये चीनी राजनयिकों की टोली। ये एक बहुत बड़े किसी अच्छी घटना का या अच्छे अलामत नहीं है। ये क्या सीखने जा रहे हैं वो लोग वहां पे? आपको ध्यान होगा राहुल गांधी की एक मीटिंग है, आई डोंट नो वेदर ये सही हुई भी थी या नहीं हुई थी। इसको कितना ज्यादा उस राहुल गांधी की और सोनिया गांधी को कि क्या सीखने गए थे ये लोग, क्यों राजनयिक से मुलाकात की? तो आप गए हैं तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं है। तो ये जो अभी जो आपने जो बताया कि जो ईवीएम हो रहा है, जो ये बंगाल में हुआ है, किसानों का आंदोलन उधर तैयार है, आप बता रहे हैं कि अग्निवीर का आंदोलन अलग से तैयार है, तो हर कोई एजिटेशन के लिए तैयार है इलेक्शन से पहले अपना, लेकिन सरकार किसी और काम के लिए तैयार हो रही है वहां। तो ये एक बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है। हालांकि आपने सवाल मेरे से कुछ और किया था, लेकिन क्योंकि मुझे ये बात कहनी थी जरूर, पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए, दर्शकों को मालूम पड़ना चाहिए कि क्या पक रहा है। चीनी राजनयिक क्या बताने गए हैं वहां पे आरएसएस के कार्यालय को, क्या एक दूसरे से सीखने और सिखाने गए हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और उठाया जाएगा। ये भी हो सकता है इस मुद्दे को लेकर भी कल परसों से सड़क पे आंदोलन शुरू हो जाए। जी राजीव जी। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या आपको क्या लगता है, चीन का मामला भी है और इसकी चर्चा भी पिछले 2 दिनों से खूब हो रही है। जब से ये चर्चा बाहर आई है, कुछ भी बाहर आता है उसको ढकने की कोशिश होती है। अभी सेल्फी पे जो खर्चे आए हैं मोदी जी के जो सेल्फी बनाई जा रही है उसके जो खर्चे सामने आए, तो उसमें भी अब वहाँ बता दिया गया है कि आरटीआई का जवाब किन किन लोगों को देना है। तो रोकने की कोशिश, ढकने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन ये आए क्यों थे, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए, किस लिए आए मिलने। जी राजीव जी, मीनू जी, आपकी बात में 1-2 बातें और जोड़ देते हैं। ये लोग नहीं आए हैं, इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम माधव चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कामकाज समझने के लिए, वहां की शासन प्रणाली को समझने के लिए चीन जाते रहे। इससे पहले भी संघ के पदाधिकारी चीन जाते रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब मुख्यमंत्री नहीं है, वे चीन के कसीदे काटते रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आजादी के बाद के इतिहास में सबसे ज्यादा बार चीन का दौरा करने वाले, सबसे ज्यादा बार चीन के शिखर पुरुष से मिलने वाले भारत के नेता हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वे चीन के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, प्रीमियर से मिलते रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मिलते रहे। एक हैरत अंगेज वीडियो उनका खुद का है, नरेंद्र मोदी जी का, कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के कुछ हीरा व्यापारी चीन में गिरफ्तार थे, जेल में थे। उनकी हिमायत के लिए चीन के लोगों से नरेंद्र मोदी जी ने अनुरोध किया था, ये विनती की थी, इनका मुकदमा थोड़ा जल्दी चला दीजिए, फैसला जल्दी करवा दीजिए, और उनकी विनती को सुना गया था। मोदी जी स्वयं उस वीडियो में यह दावा कर रहे हैं कि उनके प्रयास के बाद उन 21 लोगों में से 21 जो हीरा व्यापारी थे जिन पर तस्करी या अन्य आरोप थे चीन में, उनमें से 7 लोगों को जल्दी रिहा कर दिया गया। तो चीन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी का, आरएसएस का रिश्ता इतना नैसर्गिक रिश्ता है, कुछ प्लेटोनिक लव जैसा कुछ है। हम नहीं समझ पा रहे कि उसके पीछे असली वजह क्या है, लेकिन इसी प्लेटोनिक लव के कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है, ना कोई घुसा था ना घुसाया था। लेकिन देश की जनता को क्या हो जाता है, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि चीन के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद ग्लोबल टाइम्स में कसीदे पढ़े जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के, और अगर चीन का अखबार किसी और के कसीदे पढ़ देता, किसी और पार्टी के नेता के कसीदे पढ़ देता, कसीदे काढ़ देता, तो क्या हो रहा होता इस वक्त। और नरेंद्र मोदी विश्व के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। राजीव जी, मैंने अभी 10 मिनट पहले ट्विटर पर देखा है, मुख्य धारा का एक बड़ा चैनल प्राइम टाइम में इस थंबनेल के साथ डिबेट करने जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अगले साल विश्व के प्रधानमंत्री होंगे।
क्योंकि हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है कि विश्व के प्रधानमंत्री का चुनाव कब होने वाला है, कैसे होता है, उसके मतदाता कौन होते हैं। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी आज ही विश्व के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इस दौर में कुछ भी संभव है। चीन के रिश्ते की पड़ताल हम और आप कैसे कर सकते हैं? लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर शैतान सिंह का स्मारक वहां से हटा दिया गया। क्या आपने राष्ट्रवाद के कुनबे में कोई बुखार देखा इसको लेकर? ऐसे महान पराक्रमी परमवीर चक्र विजेता का स्मारक हटा दिया गया, किसी को बुखार नहीं आया राष्ट्रवाद। तो अभी इंतजार कीजिए, चुनाव जैसे जैसे पास आएगा और कई ऐसी चीजें होंगी। और मैं बहुत भयभीत और चिंतित हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी की आशंकाओं को लेकर कि चुनाव से पहले न जाने और क्या क्या होने वाला है, जिसको लेकर हम और आप भी कई बार रेखांकित करते रहे। पर चुनाव के लिए वे किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। और इसी में सीएए का मामला, उसका जिक्र कर रहे थे अनिल सिन्हा जी। अनिल जी, आपके पास ही आना चाहता हूं कि क्या कुछ इसमें और है, क्या कुछ आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला एक बार और आगे आ चुका है, क्योंकि अलग अलग पहलुओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। और ये भी एक आंदोलन, शाहीन बाग का आंदोलन, उसको भी कुचलने की कोशिश हुई थी, और कैसे दिल्ली दंगे के बीच वो पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो ख़त्म किया गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। अब एक बार फिर से उसकी सुगबुगाहट हो रही है। अभी आप पहले वक्तव्य में कह भी रहे थे कि उस पर चर्चा करूंगा। प्लीज अपनी बात रखिए। सीए वाले को तो साफ, उसने जो शांतनु ठाकुर है उनका मंत्री, जो राज्य मंत्री केंद्र में है, उसी मतुआ समुदाय से आता है जिसकी बड़ी संख्या को मिलना है, मतलब ये कहते हैं उसको नागरिकता मिलनी है, जो सीए कानून के हिसाब से जो बाहर जो चले गए, मतलब बाहर से जो आने वाले लोग हैं हिंदू, जो सीए है का प्रावधान उसके हिसाब से। तो एक तो मतुआ समुदाय पर उसका कई क्षेत्रों में, कई विधानसभा और लोकसभा सीटें मतुआ समुदाय उसको ये करती है, प्रभावित करती है। तो वो जो है उसका एक है एंगल बंगाल में लेकर के। दूसरा एक कॉमनल फ्रेंजी, एक सांप्रदायिक जो है उत्तेजना, मतलब टकराव तैयार करना है। तो ये जो राम मंदिर वाला चल रहा था, देखिए क्या हुआ है। एक चीज पर आप गौर करना चाहिए कि इनका जो ट्राई करते हैं, जो इवेंट्स को जिस तरह से मतलब चला कोशिश करते हैं फैलाने का, उस उत्तेजना या उसको परवान चढ़ाने का, वो हो नहीं पाता है। क्योंकि जैसे कि इन्होंने बहुत सेक्रेसी, बहुत सस्पेंस के साथ नारी शक्ति वंदन, ये क्या है वो पूरा ना, जो आरक्षण वाला, महिलाओं का आरक्षण का जो बिल लाया, लेकिन उसका कुछ ज्यादा बना नहीं मामला। ऐसे ही राम मंदिर वाला चल रहा है। मुझको लग रहा है क्या कि बहुत कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन वो जो टकराव जिसका वो चाहते थे, मस्जिद वर्सेस मंदिर और ये सब, वो जमा नहीं। मतलब चैनल वालों ने, जो घटक दल है, मीडिया घटक दल जो है एनडीए का, उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो पोलराइजेशन हो नहीं पाया। वो अब सीए के जरिए वो साधना चाहते हैं। और अब एक और कोशिश उसके अलावा चल रही है कि जो कॉमनल एलिमेंट्स है, ओवैसी टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, उसको भी रोप इन करें। वहाँ जैसे बदरुद्दीन अजमल है और ये यहाँ ओवैसी है, तो वो भी है एक। तो मुसलमानों के बीच में भी और वीडियोज आ रहे हैं कि कैसे राम बहुत अच्छे थे। वो कई मौलाना जो है वो तकरीर कर रहा है, वो स्पॉन्सर्ड मौलाना। तो कई लेवल्स पे, मतलब 2024 में एक कॉमनल पोलराइजेशन, एक मतलब हिंदुत्व सेंट्रिक हो जाए चुनाव, ये भी प्रयास चालू है। और ये मुझको लग रहा है कि सीए वाला जो स्टेटमेंट आया है, या जो कोशिश है कि हम लागू कर देंगे जल्दी, हमको लग रहा है कि उसी दिशा में है। तो 2024 में जो आशंका व्यक्त की दीपक जी ने या राकेश जी ने, वो एकदम है क्या कि वो समय गंवाना नहीं चाहते हैं, और बहुत उनको समय कम रह गया है। तो वो काफी चीजें ऐसी करेंगे जिससे आपको अचरज भी होगा और तकलीफ भी बढ़ेगी, सामान्य लोगों की, सब लोगों की। गंभीर चिंतन का विषय है। प्रशांत टंडन जी, ये जो बातें, प्रशांत जी जो बातें बता रहे हैं अनिल सिन्हा जी, ये बहुत गंभीर है। इस पर चिंतन होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि आखिर ये तमाम ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे अगर आ जाएं सामने, तो एक तो, और राम मंदिर को लेकर कैसे वीडियोस
वायरल किए जा रहे हैं, कुछ वीडियोज आए हैं हमारे पास भी, और कैसे पूरा का पूरा पोलराइज करने की कोशिश है। अगर इसको देखा जाए तो एक गंभीर चुनौतियां इंडिया गठबंधन के सामने पेश करने की कोशिश मोदी सरकार की, बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार ना कहूं, बीजेपी की तरफ से। राजीव जी, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक तो मैं अपने मित्रों से सहमत हूं कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव में बहुत कुछ होगा अप्रत्याशित, और जिसकी कल्पना भी शायद हम लोगों ने ना की हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि भारत का संविधान किसी के मोगैम्बो होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं छोड़ता है। ये लोकतंत्र की जो ताकत है भारत में, ये कई बार साबित हुई है। तो कोई ये चाहे कि वो अधिनायकवादी बन जाए या यहाँ पे इसको भारत को नॉर्थ कोरिया बना दिया जाए, ये संभव नहीं है। और इसलिए आप देखिए कि पिछले 1-1.5 महीने की घटनाएं देखिए आप। मैं बंगाल में हुई घटना जो ईडी के साथ हुई है उसका समर्थन नहीं हो सकता है, लेकिन आप उसकी भावना को देखिए। प्रतिरोध की बात, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो किसान हो, राजनेता हो, प्रतिरोध की बात जो है वो अब चल पड़ी है। और यही जो बात है कि सड़कों पर तय होगा, जो बात आप कह रहे हैं, तो वो सड़क अब सूनी नहीं रहेंगी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक भी रहेंगे और तमाम तरीके के विमर्श जो हो रहे हैं वो सामने मुखर होके आएंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात भी हो रही है। देखिए, आप जरा गौर कीजिए, तमाम तरीके के आंकड़े आते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिन नेताओं को निशाना बनाता है वो समाज के किस वर्ग से आते हैं। 90% राजीव जी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन लोगों को निशाना बनाया है जो दलित, ओबीसी यानी हाशिए के समाज से आने वाले लोग हैं। उनके लिए वॉशिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वॉशिंग मशीन की सुविधा हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए है, हेमंत सोरेन के लिए नहीं है, लालू प्रसाद यादव के लिए नहीं है, अखिलेश यादव के पीछे नहीं है, मायावती के ऊपर नहीं है। तो आप देखिएगा कि जिन लोगों को ईडी के रडार पे रखा जाता है, इंक्लूडिंग वो तमिलनाडु के गरीब किसान जिनके अकाउंट में 400 रुपए हैं, वो भी दलित समाज से आते हैं। तो एक खास किस्म की विचारधारा जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाइयों में भी दिखाई देती है और इसका प्रतिरोध हो रहा है जी। और ये सब मामले आप देखिएगा जातिवाद जनगणना से, सामाजिक न्याय की बातों से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। चाहे वो मामला जो है वो पहलवान लड़कियों का हो और उनके खिलाफ जो कद्दावर और बाहुबली नेता हैं उनका हो जी। इस तरीके के तमाम मामलों को अगर आप देखिएगा तो प्रतिरोध भी लगातार बढ़ रहा है। और ये उम्मीद की किरण है कि इस देश में मोदी जी एक तरफ तो चुनाव को मुद्दों से अलग भावनात्मक मुद्दों पर ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पुलवामा जैसा कुछ क्रिएट हो जाए, चाहे वो सीए हो जाए, चाहे वो राम मंदिर हो जाए, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो जाए, कुछ न कुछ हो जाए जिसका इम्पैक्ट जो है वो पुलवामा जैसा हो। लेकिन अब वो संभव लगता नहीं है। और दूसरी चीज की संविधान में ये गुंजाइश है ही नहीं। और भारत के लोगों को अब लोकतंत्र की आदत हो गई, उसके डीएनए में लोकतंत्र है। तो जब ये संदेश जाएगा लोगों में कि लोकतंत्र पे कब्जा करने की कोशिश हो रही है,
संविधान को किनारे करने की कोशिश हो रही है, तो लोग उस पर प्रतिक्रिया अपनी देंगे और सड़कों पर आकर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी शायद नहीं है हमारे साथ। इस कार्यक्रम को भी अब समाप्त करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल सिन्हा जी, सुनील शुक्ला जी, मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मीनू जी का, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक जी।